Hey guys, this is Vamakshi Verma from my second video on the chapter Heat. I have already made one video which was basically the introduction part of this chapter. Okay, and in which I had also revised a few topics related to your ninth standard. I hope you have watched it. If you have watched it, I hope you have liked it. If you have not watched it yet, please go and watch it first, okay, and then only jump to this video. So basically in this video, I'll be covering three factors related to heat. So the very first factor that we are going to study here is latent heat. Okay. So for studying latent heat, we are going to see a very simple experiment related to it. Okay. So let's get started. So the experiment goes with the setup of the apparatus. So let's see. So we have to take clamp stand, glass rod, thermometer, ice cubes, wire gauze, burner, tripod stand, and then we have to arrange it like you can see in this picture. ठीक है. तो आई नो दैट आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, बट स्टिल मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. आइस क्यूब जो है वो हमने एक्सपेरिमेंट के डिमांड की वजह से लिया है. बर्नर हमने लिया है बिकॉज वी हैव टू गिव हीट एंड बिकॉज वी आर स्टडिंग द चैप्टर हीट. टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने थर्मोमीटर यूज़ किया है. ग्लास रॉड जो है वो आइस क्यूब्स को स्टोर करने के लिए हमने यूज़ किया है. ठीक है. नाउ दिस वाज द apparatus सेटअप. प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं. यहाँ पे बीकर में आपको पहले आइस क्यूब्स लेना है. ठीक है. यू हैव टू स्टार्ट द बर्नर. ओके. यू हैव टू प्रोवाइड सम हीट टू द आइस क्यूब्स सो दैट इट मेल्ट्स. ओके. तो आइस क्यूब जो था वो सॉलिड फेज में था. बर्नर की हीट के वजह से वो चला जाएगा लिक्विड फेज में. ओके. सो दिस इज द मेन प्रोसीजर एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू stir it with the glass rod. Okay. Now the next step would be ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करना है, हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है टेम्परेचर जो हम मेजर करेंगे थर्मोमीटर से. ठीक है. कौन से दो टेम्परेचर्स हमको मेजर करना है. सबसे पहला आइस क्यूब्स का टेम्परेचर कितना था. ठीक है. सो दैट वुड बी माय फर्स्ट टेम्परेचर, आइस क्यूब्स का टेम्परेचर. ठीक है. नेक्स्ट जो टेम्परेचर हम मेजर करेंगे वो होगा आइस क्यूब्स जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टेम्परेचर कितना होगा. यानी कि आइस क्यूब्स जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हुए, हमको टाइम नहीं देना है उसको कंटिन्यूसली लिक्विड में कन्वर्ट होने देने का. उसी टाइम पे हमको उसका टेम्परेचर मेजर करना है. ठीक है. एट दैट पॉइंट ऑफ इंस्टेंट उस टाइम पे उस लिक्विड का टेम्परेचर कितना था वो हमने ऑब्जर्व किया. ठीक है. सो वी हैव टू ऑब्जर्व बेसिकली टू टेम्परेचर्स. फर्स्ट आइस क्यूब का टेम्परेचर, नेक्स्ट आइस क्यूब जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उस लिक्विड का टेम्परेचर कितना था. ओके. सो नॉर्मल थिंकिंग के हिसाब से आप यही सोचोगे कि अगर सपोज इफ आई एम सेइंग दैट आइस क्यूब्स का टेम्परेचर 0 डिग्री था. ठीक है. तो तुम लोग यही सोचोगे कि हीट तो हमने प्रोवाइड किया है, आइस क्यूब्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट भी हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है हीट प्रोवाइड करने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ गया होगा, तो वो जीरो से तो बड़ा ही होगा. आइदर इट बी 1 2 3 वॉट एवर इट इज़, बट वो जीरो से बड़ा होगा डेफिनेटली. बट नो, यहाँ पे यही एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो हम पढ़ रहे हैं. यहाँ पे ऐसा है कि आइस क्यूब्स का टेम्परेचर जो था, इफ द आइस क्यूब टेम्परेचर सपोज इट इज 0 डिग्री, द लिक्विड okay in which it is being converted at that point of instant the liquid's temperature is also 0 डिग्री. ठीक है. ये क्या हो गया यहाँ पर. ओके. लेट्स सी द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. जहाँ पे हमने हीटिंग भी दिया था और आइस क्यूब जो है वो मेल्ट भी हो गया वही हीट के वजह से फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फिर भी टेम्परेचर 0 डिग्री क्यों है. ठीक है. लेट्स सी. सो ऐसा समझ लेते हैं कि दिस इज माय सॉलिड आइस. ठीक है. एंड ये जो रेड एंड ब्लैक बॉल एंड स्टिक है वो मेरे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. तो हमने इसको कंटिन्यूसली हीट एनर्जी दिया था और ये हीट एनर्जी मिलने की वजह से सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो गया. ठीक है. सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया बट टेम्परेचर 0 डिग्री ही था. यानी कि सॉलिड आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री था और जिस टाइम पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ वो लिक्विड का टेम्परेचर भी 0 डिग्री था. तो जब हमने इतनी हीट इसको प्रोवाइड की, वो हीट गई कहाँ पर, टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं. द रीजन इज हीट एनर्जी जो थी वो
ये बॉन्ड्स को ब्रेक करने में चली गई। सॉलिड्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड्स का ब्रेक होना जरूरी है। तो जितनी भी हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी, सप्लाई की थी, वो हीट एनर्जी पूरी की पूरी यूटिलाइज हो गई सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। और ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होके हो जाता है जहाँ पे ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ठीक है, सो दिस सॉलिड आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर। ओके, तो ये हीट एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज हो गई है। एट दैट सेम टाइम टेम्परेचर सॉलिड आइस का 0 डिग्री था, वो लिक्विड में इंस्टेंटली जब कन्वर्ट हुआ तब भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही था। बिकॉज जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे थे वो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में चला गया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में कुछ भी यूज नहीं हुआ। This was the very thing which I was trying to explain in my introduction video, that heat and temperature are definitely related to each other, but heat is a form of energy and temperature is the unit in which we measure that how hot or how cold the substance is. Okay, so I hope that you have understood it very well, that जितना भी heat energy यहाँ पे लगा है वो heat energy solid को liquid में convert करने के लिए use हो गया है, temperature यहाँ पे नहीं बढ़ा है। solid ice का भी temperature 0 डिग्री ही था और instant जो water में convert हुआ है वो liquid का temperature भी 0 डिग्री था। so what is this heat energy exactly known as? This heat energy which is used for breaking the bonds so that your one state converts into the other state is known as latent heat. I hope this is very much clear. Let's see इसको हम graphical form में कैसे study करते हैं. So this is your basically a graphical form which is given in your textbooks. Okay, so यहाँ पे जो है y axis पे हमने डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर प्लॉट किया है, x एक्सिस पे हम टाइम प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे टेम्परेचर भी 0 डिग्री था और टाइम भी 0 डिग्री था, सो दिस बिकम्स माय ओरिजिन। ओके, जैसे ही हमने यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट किया तो यहाँ पे वो सॉलिड था, धीरे धीरे वो कन्वर्ट होते गया लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली टाइम जो है टाइम बढ़ते गया। ठीक है, 4 सेकेंड्स हो गया, सपोज दिस इज ओके, दिस इज इन मिनट्स, सो सपोज 4 मिनट्स हो गया, बट टेम्परेचर स्टिल रिमेन्स 0 डिग्री। ठीक है, बट जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए पूरे तरीके से। ओके, तब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो द मेन थिंग इज जब वो आइस में था, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इंस्टेंट जो लिक्विड था उसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा डेफिनेटली। बट एक बार सारे के सारे आइस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, हीट एनर्जी पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, सॉलिड बॉन्ड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तब लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर जो है वो बढ़ा लेंगे, एंड दिस गोज लाइक दिस। और ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते उसके बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाएगा जहाँ पे आपका लिक्विड वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है, दैट इज एट योर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ओके, तो यहाँ पे आपका जो लिक्विड है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस टेम्परेचर इज ऑफ बॉइलिंग वाटर। नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस इज कि बॉइलिंग वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉईल होता है, बट एट द सेम टाइम वेपर फेज में भी जाने लगता है, तो वेपर का टेम्परेचर क्या होगा? तो जैसे हमने आइस और वाटर का टेम्परेचर का स्टडी किया, एग्जैक्टली सेम वे में हम बॉइलिंग वाटर और वेपर का भी टेम्परेचर स्टडी करेंगे। जहाँ पे बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है, वहीं पे वेपर फॉर्मेशन भी 100 डिग्री सेल्सियस में ही स्टार्ट हो जाएगा। द सेम फिनोमेना इज रिपीटेड वेयर वाटर के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा ब्रेक होंगे, तब जाके वो वेपर फेज में यानी कि गैस में कन्वर्ट होगा। लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है उसके बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे तब वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। So this same phenomena is being repeated over here. ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी लगती है वो भी लैटेंट हीट की एनर्जी होती है, यहाँ पर भी जो लगता है वो भी लैटेंट हीट ही होता है। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन। आइस जो है वो 0 डिग्री पे था, इंस्टेंट लिक्विड जो फॉर्म हुआ था वो भी 0 डिग्री पे था। लिक्विड में जब पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, वो एब्जॉर्ब करेगा सारा का सारा हीट, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग एट 100 डिग्री। बॉइलिंग वाटर और वेपर का जो है टेम्परेचर 100 डिग्री रहेगा, बिकॉज अगेन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस चालू हो गया। सो दिस एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड by any kind of molecule
to break its bond at the same temperature, okay, is known as latent heat. So let's see the points related to latent heat. So the very first points comes here is solid ice melts into liquid water at the constant temperature. The temperature remains constant, that is 0 degrees Celsius. The next point comes up to be heat absorbed at that constant temperature is used to break the bonds of the molecule, which I have explained it to you. The very next point is the amount of heat absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into a liquid phase is known as specific latent heat of fusion. अब ये क्या है? ये जो रेड कलर के पार्ट में आपको हाईलाइटेड दिख रहा है वो यहाँ के लिए है जहाँ पे आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है, और जब आइस यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि सॉलिड जो है वो फ्यूज हो गया है लिक्विड में। तो इसीलिए यहाँ पर जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर दैट फेज, सो इट इज स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अगेन, अब वो यहाँ के लिए डिफाइन कर रही है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू द गैसियस फेज इज नोन एज स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन वर्ड आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, जहाँ पे बॉइलिंग वाटर जब गैस में कन्वर्ट होता है तब उसको हम बोलते हैं वेपर फेज में जा रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। एंड दिस heat which is absorbed here, ठीक है, by the molecules so that it converts into vapor form is nothing but the specific latent heat of vaporization, जहाँ पे temperature constant रह जाता है। So now you know that ice का temperature अगर 0 डिग्री है और वो instant liquid में convert हुआ है उसका temperature भी 0 डिग्री होगा, और अगर water जो है वो 100 डिग्री पे boil हो रहा है तो वो vapor phase में जब जाएगा तो उसका instant टेम्परेचर भी 100 डिग्री ही होगा, ओके। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो जाती है बट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह जाता है। आई होप दिस लैटेंट हीट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। Okay, so now let's see the next topic of this chapter, and that is nothing but regulation. So regulation is a very short and simple topic of this chapter. So यहाँ पे भी हम एक short सा experiment देखेंगे। यहाँ पे start करते हैं एक apparatus से, ठीक है। So you have to take a table, you have to take a ice slab, you have to take a wire and you have to take two weights, okay, जो आपको दिख रहा है इस पिक्चर में। और इस हिसाब से आपको अरेंज करना है, टेबल के ऊपर आपको आइस स्लैब रखना है, वेट्स जो है वो वायर के दोनों एंड्स में अटैच करने हैं और वो कुछ इस तरीके से आइस स्लैब के ऊपर रख देना है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रोसीजर। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या होगा, व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व हियर इज ये वायर जो है जैसे ही हम आइस स्लैब के ऊपर रखेंगे ये वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा थ्रू आइस, ठीक है, आइस से होते हुए ये वायर नीचे आ जाएगा बट आइस स्लैब ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। नाउ ये ब्रेक क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, लेट्स सी। जब आप वेट दोनों मेटल्स पे अटैच मेटल वायर पे अटैच करते हो दोनों एंड्स में, ठीक है, और आप आइस स्लैब के ऊपर रखते हो तो आइस स्लैब के सबसे फर्स्ट लेयर पे एक टाइप का प्रेशर, एक टाइप का फ्रिक्शन क्रिएट होता है। वो फ्रिक्शन के वजह से वहां पे थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होता है और वो हीट के वजह से आइस का फर्स्ट लेयर जो सॉलिड फेज में था वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो सॉलिड आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर, और इसमें क्या होता है कि वायर जो है वो एकदम नेक्स्ट लेयर आइस पे चला जाता है। एट दैट सेम टाइम द लिक्विड वाटर विच इज बीन formed in the first layer it reconverts into ice। वाई, बिकॉज अभी जस्ट हमने पढ़ा था लिक्विड वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री होता है और आइस का भी 0 डिग्री होता है, तो इट रिकन्वर्ट्स इनटू आइस, ठीक है। सो वो लिक्विड वाटर वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे दो फिनोमिना साइमल्टेनियसली हो रहा है, वायर एक स्टेप नीचे चला गया, एक लेयर नीचे चला गया और पीछे वाले लेयर जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए थे वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। सो ये प्रोसेस जो है ये रिपीट होते जाता है, वायर जो है वो नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर एंड कंटिन्यूस हीट प्रोडक्शन के वजह से लेयर्स जो है आइस के वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्जन चालू होते हुए फाइनली दे बिकम अ आइस ओनली
ओके, एंड वायर जो है वो नीचे आ जाता है एंड द आइस डू नॉट ब्रेक्स एट ऑल। ओके, सो ये पिक्चर से आपको और अच्छे से समझ में आएगा एंड इट इज लाइक दिस। सो यू कैन सी हियर कि वायर जो है वो नीचे आ रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, और आइस के थ्रू आ रहा है, बट जो लेयर्स, ठीक है, जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो लेयर्स में आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और वो लिक्विड वाटर वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और वापस से आइस में कन्वर्ट होने की वजह से वो एरिया ब्रेक नहीं हो रहा है। साइमल्टेनियसली वायर जो है वो हर एक लेयर, हर एक स्टेप पे एक लेयर वो नीचे जाते 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 इट फाइनली कम्स आउट ऑफ द आइस एंड द आइस डू नॉट breaks. So the basic definition for regulation is given as the phenomena is in which ice converts into liquid due to the applied pressure and then reconverts into ice when the pressure is removed is called as regulation. ठीक है, and this was very simple topic. Try to understand by this image. Okay, this image is very much clear and it shows you how the process goes on. Okay, so I hope that regulation is clear with you all. Okay, now let's see the last topic for this video, which is obviously related to heat, and that is nothing but the specific heat capacity. Okay, so specific heat capacity को भी study करने के लिए हम यहाँ पे छोटा सा experiment करेंगे, and that this experiment is also very short and sweet. Let's start. ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम ले लेंगे 3 मेटल बॉल्स। ओके, 3 मेटल बॉल्स वी हैव टू टेक। सो द फर्स्ट मेटल बॉल इज योर आयरन बॉल, ठीक है, सेकेंड वन वुड बी कॉपर बॉल, थर्ड वन वुड बी लेड बॉल। ओके, ये तीनों को साथ में एक ही टाइम पे, एक ही टाइम के लिए, एक ही टाइम स्लॉट के लिए फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स वट एवर इट इज हीट करना है। तो तीनों को हम साथ में हीट करेंगे, ठीक है, और सेम टाइम के लिए हीट करेंगे ना। तीनों बॉल को हीट करने के बाद हम एक वैक्स का स्लैब लेंगे और वो वैक्स के स्लैब पे ये तीनों बॉल को सेम टाइम पे रख देंगे, ठीक है ना। वो रखने के बाद हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो कुछ ऐसा था, ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन में हमको पता चला कि वैक्स के ऊपर जब हमने ये तीनों हीटेड बॉल्स रख दिए थे एट द सेम टाइम, सबसे ज्यादा वैक्स मेल्ट हुआ आयरन बॉल की वजह से, देन कॉपर एंड देन लेड। कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला है? कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला है कि आयरन बॉल में हीट ज्यादा थी, कॉपर में उससे कम, लेड में उससे भी कम। ओके, जबकि हीट हमने करना स्टार्ट किया था तीनों बॉल को सेम टाइम पे। हीटिंग सेम टाइम के लिए भी दी थी। सपोज 10 मिनट्स के लिए अगर हीट किया था तो 10 मिनट्स के लिए तीनों बॉल को हीट किया था, बट आयरन ने तीनों में से सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया, कॉपर ने उससे थोड़ा हीट कम एब्जॉर्ब किया एंड लेड ने सबसे ज्यादा कम हीट एब्जॉर्ब किया। ओके, एंड साइमल्टेनियसली आप वैक्स का सिचुएशन भी देख रहे हो। सबसे ज्यादा वैक्स जो है वो आयरन ने मेल्ट किया है, फिर कॉपर ने मेल्ट किया है, फिर लेड ने मेल्ट किया है, ठीक है। So the energy, the heat energy which is absorbed by a particular object, okay, the heat energy which is being absorbed by a particular object is nothing but the specific heat capacity of that object. Okay, let's see the points related to specific heat capacity. So the very first point that comes here is the amount of heat energy requires to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called as specific heat of that object. Okay, so इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज आयरन बॉल का टेम्परेचर सपोज रूम टेम्परेचर पे था 27 डिग्री सेल्सियस, आपने उसको हीट करना चालू किया। हीट एनर्जी जितनी भी आयरन बॉल एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आयरन बॉल 27 डिग्री पे था, मैंने उसको हीट करना चालू किया, ठीक है, आयरन बॉल का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस हो गया, बट एट दैट टाइम आयरन बॉल ने जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया होगा
that would be the specific heat capacity of that iron ball itself. Okay, so iron ball कितना heat absorb करेगा वो उसके ऊपर है. Copper कितना absorb करेगा that depends on copper. Lead कितना absorb करेगा that depends on lead. Okay, so the second point is the specific heat capacity is denoted by C. Okay, so specific heat capacity को हम C से denote करते हैं, small c. SI यूनिट जो है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है स्पेसिफिक हीट का, वो होता है जूल पर डिग्री सेल्सियस पर केजी. ओके, or in the CGS unit you can also say it as calories per gram per degree Celsius. Okay, यानी कि कितना कैलोरीज उसने एक ग्राम में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए यूज किया है, दैट इज नथिंग बट दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और आई कैन से इट एज कितने जूल्स ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 ग्राम 1 kg सब्सटेंस है, दैट इज नथिंग बट दी specific heat capacity of that object. Okay, and it is denoted by small letter c. The next point is, if the specific heat of an object is C, the mass of an object is M, and if the temperature of the object raises delta T, delta वो जो triangle दिख रहा है छोटा सा, that triangle is nothing but delta, and it is known as change in. Change in मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि temperature 27 था, 1 डिग्री बढ़ने के बाद वो 28 हो गया है, तो कितने डिग्री का चेंज हुआ है? 1 डिग्री का चेंज हुआ है. So that is delta T. Okay, and it is also given in degree Celsius. So the heat absorbed would be M यानी कि mass into C यानी कि specific heat into delta T. Okay, so कितना heat absorb किया है कोई भी object ने, वो हम mathematically कैसे express करेंगे? Mass multiplied to specific heat capacity multiplied to change in temperature. Okay, so the heat absorbed is given by M into C into delta T. Similarly, if it is said that the what is the heat energy lost by an object, so ये भी वही होगा. The heat energy lost by an object will also be m into c into delta t, where m would be the mass of the object, c would be the specific heat capacity, and delta t would be the change in temperature. So these were the points related to specific heat capacity. Okay, and I hope कि ये आपको समझ में आया है. I again repeat all these statements. जितने अमाउंट में हीट एनर्जी रिक्वायर होती है एक पर ग्राम ऑब्जेक्ट को पर डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, that amount of heat is known as specific heat capacity. It is denoted by C. The SI unit is joule per degree Celsius per kilogram, and the CGS unit is calorie per gram per degree Celsius. The amount of heat energy absorbed or the amount of heat energy lost is given by M into C into delta T. Okay, I hope this topic is very much clear to you. So basically I have covered 3 topics here: latent heat, specific heat capacity, and regulation. If you have any sort of doubts, students, please do comment it in the comment box so that I can clear your doubts there. Okay, so for this video I guess this much is enough for you all, and thank you for watching this video, and stay tuned for my next video on heat. Thank you.